हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम अपना करेंगे आज पार्ट 3 चैप्टर 3 का पॉलिटिकल साइंस का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे और ये वीडियो क्लास 12 के NIOS के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया है। तो आज हम अपना करेंगे पार्ट 3। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? राज्य और सरकार। राज्य क्या है और सरकार क्या है, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे। तो चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार राज्य का एक घटक है। यह वह संस्था है जहां पर कानून बनाए और लागू किए जाते हैं और उन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड मिलता है। यही राज्य का प्रत्यक्ष रूप है। इसमें राज्य के सभी लोग, संगठन और संस्थाएं शामिल हैं जिनके द्वारा राज्य की इच्छा व्यक्त की जाती है और उनका प्रतिपादन भी किया जाता है। यद्यपि राज्य और सरकार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, फिर भी दोनों में अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सरकार राज्य का ही एक घटक है। यह वह संस्था है जहां पर कानून बनाए जाते हैं और उनको लागू किए जाते हैं, और जो भी इन कानूनों का उल्लंघन करता है उनको दंड भी प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, दोनों के बीच में यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य के पास इसके स्वाभाविक अधिकार हैं, जबकि सरकार के पास नहीं है। सरकार को यह शक्ति राज्य के अधिकारों, शक्तियों और संविधान द्वारा प्राप्त होती है। जो राज्य है, राज्य क्या है? जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उन्हीं को राज्य कहते हैं। तो राज्य के पास स्वाभाविक अधिकार है, जबकि सरकार के पास नहीं है। सरकार को यह शक्ति राज्य के अधिकारों, शक्तियों और संविधान द्वारा प्राप्त होती है। मौलिक नियमों के संग्रह के रूप में संविधान वह मौलिक कानून है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार सुसंगठित होती है। राज्य एक बड़ी इकाई है जिसमें इसके सभी नागरिक शामिल होते हैं। सरकार एक छोटी इकाई है जिसमें सरकार को सुचारू रूप से चलाने वाले कर्मचारी होते हैं। हम सभी राज्य के नागरिक तो होते हैं परंतु सरकार के सदस्य नहीं होते। गार्नर लिखते हैं जैसा कि राज्य एक बड़ी इकाई है जिसमें कि सभी नागरिक, सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ एक होती है। सरकार एक छोटी इकाई है जिसमें सरकार को सुचारू रूप से चलाने वाले कर्मचारी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के जो अंडर में कार्य करते हैं कुछ कर्मचारी होते हैं, सिर्फ वो शामिल होते हैं। हम सभी राज्य के नागरिक तो होते ही हैं परंतु सरकार के सदस्य नहीं होते, ऐसा गार्नर का कहना है। सरकार राज्य का आवश्यक अंग है परंतु राज्य से बड़ी नहीं है। वैसे ही जैसे किसी निगम का निदेशक समूह ही स्वयं निगम नहीं है। जैसे कि अगर किसी राज्य का सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो वहां पर उस सरकार को बदल दी जाती है। तो यहाँ पर सरकार राज्य का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन राज्य से बड़ा नहीं है। राज्य ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माना जाता है। राज्य के बिना सरकार नहीं हो सकती। राज्य अमूर्त है। सरकार इस परिकल्पना का मूर्त रूप है। हम सरकार को देखते हैं परंतु राज्य को नहीं। सरकार जैसे कि अभी हमारे देश के सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो हम उनको देख सकते हैं, परंतु राज्य क्या है? राज्य एक सिर्फ और सिर्फ वर्ड है जिसके अंदर में पूरी जनता आती है। हम परंतु राज्य को नहीं देख सकते। राज्य लगभग एक स्थायी संस्था है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तब तक कायम रहता है जब तक कि इस पर आक्रमण करके इसे किसी अन्य राज्य का हिस्सा ना बना लिया जाए। सरकार अस्थायी होती है क्योंकि यह बदलती रहती है। राज्य एक स्थायी संस्था होती है और ये तब तक कायम होती है जब तक कि इस पर आक्रमण करके इसको किसी अन्य राज्य का हिस्सा ना बना लिया जाए। लेकिन जो सरकार होती है वह एक अस्थायी अंग होती है क्योंकि ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। आज जो शासक है वह कल शासक नहीं भी हो सकते हैं। अन्य प्रकार से देखने पर राज्य सभी जगह एक जैसा हो सकता है परंतु सरकार का रूप एक से दूसरे राज्य में बदल सकता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस राज्य हैं। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में जहां संसदीय सरकार है वहीं अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है। संसदीय सरकार वह सरकार है जहां सरकार का विधायी अंग इसके कार्यकारिणी अंग से घनिष्ठता से जुड़ा होता है। मंत्रिमंडल
इसी विधायी से लिया जाता है जिसके प्रति वह उत्तरदायी होता है, मुख्य संसद की निचले सदन के प्रति। और अध्यक्षीय सरकार वह सरकार है जहां सरकार का कार्यकारिणी अंग विधायी अंग से स्वतंत्र होता है, कार्यकारिणी अंग का अलग अस्तित्व होता है और वह मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ा दिया अभी तक। संप्रभु शक्ति राज्य के पास होती है, सरकार केवल शक्तियों का प्रयोग करती है। राज्य की शक्तियां वास्तविक और मौलिक होती है। जो राज्य होती है उनकी शक्तियां रियल की होती है और उनकी शक्तियां मौलिक होती है। राज्य का विरोध करना सरकार की विरोध करने से अलग है। हम सरकार की आलोचना करते हैं, ना कि राज्य की। राज्य की आलोचना विद्रोह है। हम सरकार के बारे में बातें करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं कि हमें ये सरकार नहीं, हमें वो सरकार चाहिए, हमारे लिए ये सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही, वो सरकार करेगी, तो हम सरकार की आलोचना करते हैं, ना कि राज्य की। राज्य की आलोचना विद्रोह है, सरकार की आलोचना विद्रोह नहीं है। हम किसी भारतीय से कभी नहीं सुनते कि भारत खराब है, बल्कि अक्सर यह सुनने में आता है कि किसी राजनीतिक दल या गठबंधन की अगुवाई वाली सरकार की नीतियां खराब है। राज्य की निंदा एक अपराध है, यह एक कर्तव्य है, बल्कि अधिकार है कि कोई अपनी सरकार की आलोचना कर सकता है। सरकार राज्य का केवल एक घटक है, यह संपूर्ण राज्य का एक भाग है। भाग होने के कारण यह राज्य से बड़ी नहीं हो सकती। जब हम राज्य की बात करते हैं तब हम जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात करते हैं, परंतु जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम एक अंग की बात करते हैं, राज्य का एक मात्र घटक। राज्य का क्षेत्र सदैव निश्चित होता है, यह बदलता नहीं है। सरकार का क्षेत्र कभी भी स्थायी नहीं होता। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद कर दी थी। बहुत सी सरकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के आक्रमण के डर के कारण अपनी राजधानी लंदन बना ली थी। तो यहाँ पर जो राज्य होता है उसका सदैव क्षेत्र हमेशा निश्चित होता है, जबकि सरकार का कभी भी उसका क्षेत्र स्थायी नहीं होता। हमारा अगले टॉपिक का नाम क्या है? राज्य और राष्ट्र। राज्य और राष्ट्र, इन दोनों को समझेंगे अब। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र का अर्थ है ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का वह समुदाय जहां जो एक समान भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचार के कारण एक ही संस्कृति में अभिव्यक्त है। बलसनली के अनुसार राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो विशेषतः भाषा, रीति रिवाजों और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं, जो उनमें एकता की भावना जगाती है। राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से सर्वस्व सामाजिक समूह है। जैसा कि हमें पता है कि जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र का मतलब यही होता है कि समान भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक विचारों के कारण, आपस में मिलती जुलती संस्कृतियों के कारण ही एक सामूहिक लोग राष्ट्र बनाते हैं, इसे ही राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन जो बलसनली के थे उनके अनुसार राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो विशेषतः भाषा, रीति रिवाज और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं, जो उनमें एकता की भावना जागृत करता है। राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से सर्वमस्मस का सामाजिक समूह है। राष्ट्र शब्द का अर्थ है ऐसे लोगों जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग हैं और इसे राजनीतिक रूप से बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र है, क्षेत्र में लोगों का कानून के दायरे में एक व्यवस्थित समूह है। यह सदैव आंतरिक मामलों में सर्वशक्तिमान और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। जो राज्य है वह अपने आंतरिक मामलों में सर्वशक्तिमान है और बाहरी मामलों में हमेशा स्वतंत्र ही रहा है। राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बंधे होते हैं तथा समान रूप से सुख और दुख बांटते हैं। राज्य और राष्ट्र के बीच निम्न प्रकार से भेद स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला, राष्ट्र और राज्य दो पृथक इकाइयां हैं। राष्ट्र सदैव एक राज्य नहीं भी हो सकता। अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था।
राज्य सदैव एक राष्ट्र नहीं भी हो सकता। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक राज्य था परंतु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि यहाँ के विजातीय लोग सांस्कृतिक रूप से समरस समूह का निर्माण नहीं करते थे। पहले विश्व युद्ध से पहले जो ऑस्ट्रिया हंगरी एक राज्य था परंतु वह एक राष्ट्र नहीं था, क्योंकि वह राष्ट्र इसलिए नहीं था क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे वह सांस्कृतिक रूप से समरस समूह का निर्माण नहीं करते थे। राज्य एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। राज्य राष्ट्र का एक राज्य नहीं है। राज्य एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि यह संप्रभु नहीं है। संप्रभुता राज्य का प्रमुख गुण है, यह एक राष्ट्र का गुण नहीं है। कोई राष्ट्र तब राष्ट्र राज्य बन जाता है जब उसे राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि राज्य एक राज्य है क्योंकि वह संप्रभु है, उसके अपने अधिकार है, वह संप्रभु है। लेकिन जो राष्ट्र है, राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि ये संप्रभु नहीं है। संप्रभुता राज्य का प्रमुख अंग है, यह एक राष्ट्र का गुण नहीं है। कोई राष्ट्र तब राज्य बन जाता है जब उसे राज्य का दर्जा मिल जाता है। कोई भी राष्ट्र राज्य तब बनता है जब उसे राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि राष्ट्र एक राजनीतिक संकल्पना नहीं है। राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है। राज्य की एकता सदैव बाहरी होती है, राष्ट्र की एकता अनंत होती है। राज्य के संदर्भ में एकता को आरोपित किया जाता है, यहाँ यह कानून द्वारा उत्पन्न होती है। राष्ट्र के संदर्भ में एकता भावनाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। राज्य के साथ एक और घटक है बल का। राज्य के नियम एक बंधन की तरह है। यदि राज्य के नियमों का पालन नहीं होता है तो वह दमनकारी शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझबूझ एक आवश्यक घटक है। राज्य के घटक निश्चित होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते हैं। जो राज्य होते हैं उनके घटक निश्चित होते हैं, जैसा कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन जो राष्ट्र होते हैं उनके घटक निश्चित नहीं होते। कहीं पर राष्ट्र का निर्माण समान भाषा के कारण होता है और कहीं पर समान कुल के कारण होता है। समान धर्म होने के कारण ही पाकिस्तान एक राष्ट्र बना। समान भाषा एक मुख्य कारण था अमेरिका को राष्ट्र बनाने में, और समान विरासत ने भारत को एक राष्ट्र बनाया। तो यहाँ पर जो राष्ट्र है उनके घटक निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान एक समान धर्म था। राष्ट्र बनाने में समान धर्म के लोग जब आपस में मिल गए तो उनका यह मानना था कि हमारा अपना एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्र का कोई निश्चित घटक नहीं होता। राज्य एक राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। पूर्व सोवियत संघ 100 से अधिक राष्ट्रीयताओं का समूह था। इसके विपरीत राष्ट्र एक राज्य से बड़ा हो सकता है। एक राष्ट्रीयता 2 से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। कोरियन राष्ट्रीयता 2 राज्यों उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में फैली हुई है। जो उत्तरी कोरिया के जो लोग हैं और दक्षिण कोरिया के लोग हैं, ये अपनी राष्ट्रीयता कोरिया को ही मानते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक राष्ट्रीयता 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी फैली हो सकती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले पार्ट में करवा दूंगी। अभी के लिए धन्यवाद।